आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं का पहला अध्याय प्रबंध एवं इसकी प्रकृति एवं महत्व। इसमें हम सर्वप्रथम प्रबंध की अवधारणाओं के बारे में जानेंगे कि प्रबंध की क्या अवधारणा है। तो प्रबंध की अवधारणा में सबसे पहला है प्रबंध का संबंध व्यक्तियों से कार्य कराने से है, अर्थात प्रबंध जो है व्यक्तियों से कार्य कराना होता है। दूसरा पॉइंट आता है प्रबंध व्यक्ति समूहों से मिलकर कार्य कराने की कला है, अर्थात इस अवधारणा के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यावसायिक कार्य व्यक्ति द्वारा अकेले न किए जाकर बल्कि व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि प्रबंध व्यक्ति समूहों से मिलकर कार्य कराने की कला है। तीसरा है प्रबंध एक प्रक्रिया है, अर्थात इस अवधारणा के आधार पर कहा जा सकता है कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करने तथा उनकी प्राप्ति के लिए एक के बाद एक आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है प्रबंध एक प्रक्रिया है। चौथा पॉइंट आता है प्रबंध एक नवीन विचारों वाली शक्ति है, अर्थात आधुनिक प्रबंध को एक नवीन विचारों वाली शक्ति माना जाता है। वस्तु की बाजार में मांग कम होने पर वह अपने उत्पादन को घटाकर पूर्ति को समायोजित नहीं कर पाता है, इसलिए इसे कहा जाता है प्रबंध एक नवीन विचारों वाली शक्ति है। पांचवा पॉइंट है प्रबंध लक्ष्य के निर्धारण प्राप्ति तथा उसके मूल्यांकन से संबंधित है। इस अवधारणा के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति करना, उसे प्राप्त करना तथा उसका मूल्यांकन करना प्रबंध का प्रमुख कार्य है। अधिकांश प्रबंध सिद्धांतों का संबंध लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्देशक सिद्धांतों के विकास से होता है। इसी श्रृंखला में दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रबंध के लक्षण या विशेषताएं बताइए, अर्थात हमें यहाँ पर प्रबंध के लक्षण एवं विशेषताओं के बारे में बताना है। तो पहला पॉइंट आता है प्रबंध उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है या प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि प्रबंध की जो प्रथम विशेषता है वह है उद्देश्यपूर्ण होना। प्रत्येक संस्था या उपक्रम में उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने हेतु सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। दूसरा नंबर आता है सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास में प्रबंध के अंतर्गत एक उपक्रम या संस्था में कार्यों का संपादन सामूहिक प्रयासों द्वारा किया जाता है, अर्थात सामूहिक प्रयास के द्वारा इस कार्य को किए जाते हैं। तीसरा आता है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें उपक्रम या संस्था के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उनके अनुरूप योजना तैयार की जाती है। उसके उपरांत प्रबंध संबंधी उन सभी कार्यों को करना पड़ता है जिनके माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। चौथा है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। एक संस्था के समस्त मानवीय तथा भौतिक संसाधन जैसे कच्चा माल, मशीनरी, भूमि इत्यादि का उपभोक्ताओं के हित में सदुपयोग करना ही प्रबंध कहलाता है। इसके अंतर्गत वे सभी तकनीकें या प्रयास शामिल होते हैं जो संसाधनों को कुशलतम उपयोग करके न्यूनतम लागत पर उत्पादन करके प्रयास किए जाते हैं। पांचवा आता है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं। कर्मचारियों को दिशा निर्देश प्रदान करना एवं कार्य करने के लिए संबंधी प्रबंधकीय व्यवहार, जहां कला है वहीं कार्य संपन्न कराने हेतु प्रबंधकीय सिद्धांत एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद आता है प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं। तो यहाँ प्रबंध के उद्देश्यों के अंतर्गत हम बताएंगे सर्वप्रथम आता है सामाजिक उद्देश्य आता है। सामाजिक उद्देश्य में हम बताएंगे कि आधुनिक समय में प्रबंध केवल व्यवसाय प्रबंधकों व कर्मचारियों के प्रति ही उत्तरदायित्व नहीं निभाता है, केवल लाभार्जन करके संतुष्ट नहीं हो सकता है, वरन सामाजिक हित उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसे पहला नंबर आता है इसमें रोजगारों के अवसरों को प्रदान करना,
पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना इत्यादि ये प्रबंध का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य होता है। दूसरा आता है संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य में है, इसमें बताया गया है कि जैसे पीटर ड्रकर कहते हैं कि व्यवसाय का प्रबंध चलाना, प्रबंधकों का प्रबंध करना तथा कर्मचारियों व काम का प्रबंध करना इसके अंतर्गत आता है। इसमें दीर्घायु जीवन रहना, लाभ प्राप्ति करना या विकास करना इत्यादि चीज़ें आता है। लाभ प्राप्ति करना, विकास करना इत्यादि चीज़ें आता है। तीसरा आता है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य संगठन के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त होते हैं। प्रत्येक संगठन के विभिन्न प्रकृति के लोग एक समूह होते हैं। एक कर्मचारी अपनी आवश्यकता की आपूर्ति करने हेतु संगठन के कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। इसमें वित्तीय एवं सामाजिक उद्देश्य प्रमुख होते हैं। इसके बाद अगला आता है प्रबंध के उत्तरदायित्व। प्रबंध जो है इसके प्रमुख उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं? तो पहला है अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी। प्रबंध का अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होना व उनके हित की रक्षा करना प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। अंशधारी प्रबंधकों के स्वामी होते हैं, वे उनकी नियुक्ति करते हैं और अंशधारी अपने विनियोग पर अधिकतम लाभ प्रदान करता है। दूसरा आता है कर्मचारियों के प्रति। आधुनिक समय में प्रबंध का एक उत्तरदायित्व उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना भी माना जाने लगा है जिनका वह प्रबंध करता है। तीसरा आता है ग्राहकों के प्रति। प्रबंध का एक प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वह ग्राहकों के हितों की रक्षा करे। जैसे ग्राहक ही राजा है, यह प्रबंधकों को भली भांति समझना चाहिए, क्योंकि यदि ग्राहक है तो व्यापार है। चौथा है सरकार के प्रति। प्रबंध का सरकार के प्रति विशेष उत्तरदायित्व है। प्रबंध के लिए यह आवश्यक है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि कानूनों का पालन उचित ढंग से हो, अर्थात जो सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए हैं, उनका पालन ठीक ढंग से किया जा सके। अगला उत्तरदायित्व है स्वयं के प्रति। इसमें बताया गया है कि व्यवसाय का प्रबंध कुशलतम ढंग से करना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके, अर्थात जो प्रबंधक है वह अधिकतम से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके, उत्पादन की गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि हो सके और व्यावसायिक जगत में संस्था की प्रतिष्ठा स्थापित हो सके। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है पेशे की विशेषताएं बताइए। पेशे की विशेषताएं बताइए। इसमें पहला पॉइंट आता है क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान इसमें बताया गया है कि एक पेशे के लिए आवश्यक है कि पेशे से संबंधित विभिन्न सिद्धांत व नियम, ज्ञान आदि का भंडार विकसित हो चुका है। इसके व्यवहारिक उपयोग हेतु साहित्य का विकास भी हो चुका है। इसलिए पेशेवर व्यक्ति को उस पेशे में क्रमबद्ध ज्ञान व तकनीकी दक्षता हासिल करना होना चाहिए। दूसरा आता है नैतिक मापदंड। प्रत्येक पेशे में कुछ नैतिक मापदंड होते हैं। पेशेवर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन मापदंडों का ईमानदारी से पालन करे। प्रबंध के क्षेत्र में भी नैतिक मानदंड लागू किए जाते हैं। तीसरा आता है नवीन विचार। जो पेशा है वह एक नवीन विचार वाली प्रक्रिया है। एक पेशेवर से अपेक्षा की जाती है कि वह पेशेवर ज्ञान के तकनीक विकास में सहायता प्रदान करेगा, या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वह नवीन विचार व सिद्धांतों का विकास करेगा। चौथा आता है आचार संहिता। पेशे के संचालन तथा पेशे के नियमन व नियंत्रण के लिए एक वैधानिक संस्था होती है जो उस पेशे के लिए एक आचार संहिता का निर्माण करती है, जिसके आधार पर वह पेशे का कार्य सुचारू रूप से किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है प्रबंध का महत्व बताइए। जो प्रबंध है उसका हमको यहाँ पर महत्व बताना है। तो सर्वप्रथम महत्व है संसाधनों का कुशलतम उपयोग, अर्थात प्रत्येक जो संस्था है उसमें जो संसाधन है उनका यदि कुशलतम उपयोग किया जाएगा तो व्यवसाय का विस्तार ढंग से हो सकेगा। प्रत्येक देश व समाज में प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, खनिज,
वायु जल इत्यादि उपलब्ध हैं तथा इनका उपयोग मानव शक्ति के लिए किया जाता है। स्वतंत्र रूप से यह संसाधन कुछ नहीं कर सकते, परंतु कुशलतम प्रबंध के आधार पर ये संसाधन संगठित रूप से उत्पादक बन जाते हैं। दूसरा है औद्योगिक जटिलताओं का समाधान। आधुनिक समय में औद्योगिकीकरण के साथ साथ औद्योगिक जटिलताओं में भी वृद्धि हुई है। बड़े आकार के औद्योगिक उपक्रमों के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय की समस्या रहती है, प्रतियोगिता करनी पड़ती है। तीसरा है राष्ट्र का विकास। राष्ट्र के विकास में एक देश का तेजी से विकास तभी संभव है जबकि सीमित साधनों का प्रयोग करके वह कुशलतम उत्पादन कर सके या प्रभावी ढंग से उत्पादन कर सके और कुशल प्रबंधक इस कार्य को बखूबी अंजाम देते हैं। पांचवा आता है श्रम समस्याओं का समाधान। उपक्रम का आकार बढ़ने पर श्रम समस्याएं निरंतर बढ़ती हैं, वहाँ मानवीय संबंधों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। श्रम समस्याएं अधिक बढ़ने पर उपक्रम का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। अतः मानवीय संबंधों को मधुर बनाने हेतु श्रम समस्याएं उत्पन्न न होने देना अथवा उनके उत्पन्न होने पर भी कुशलता से निराकरण हेतु कुशाग्र प्रबंध अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यह प्रबंध के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न आता है प्रबंध, संगठन, प्रशासन, इनमें अंतर। ये इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे, सबसे पहला आता है, इसमें हम लिखेंगे क्रमांक, अंतर का आधार, प्रबंध, संगठन एवं प्रशासन। पहला पॉइंट है इसमें नीतियाँ। नीतियों में हम बताएंगे, प्रबंध की नीतियों के अंतर्गत हम बताएंगे कि यह नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित रखता है। मैंने इसमें शॉर्टकट से बताया है कि यह नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित होता है। दूसरा पॉइंट आता है संगठन का। संगठन में यह बताया है कि यह नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र है, अर्थात यहाँ पर क्रियान्वयन का तंत्र, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। तीसरा है प्रशासन का। यह नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है। यह किससे संबंध रखता है? नीतियों के निर्माण से। दूसरा पॉइंट आता है अंतर के आधार में कार्य। इसका संबंध या इसका कार्य कर्मचारियों के निर्देशन, समन्वय तथा अभिप्रेरणा से संबंधित होता है। मतलब इसमें इसके कार्य को कर्मचारियों के निर्देशन से समझा जा सकता है। संगठन का कार्य क्या है? यह संस्था के समस्त कर्मचारियों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है, अर्थात संबंधों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। प्रशासन के अंतर्गत बताएंगे कि इसका प्रमुख कार्य लक्ष्यों का निर्धारण करना होता है, लक्ष्य निर्धारण करना। तीसरा पॉइंट आता है दर्शन के अंतर्गत बताया गया है कि प्रबंध व्यवसाय के आँख, कान, नाक, हाथ, पैर माने जाते हैं। और संगठन में बताया गया है कि यह संपूर्ण शरीर माना जाता है। और प्रशासन के अंतर्गत बताया गया है कि यह मस्तिष्क है। यह क्या है? मस्तिष्क है। चौथा है उद्देश्य। तथ्यों की प्राप्ति हेतु योजना बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है प्रबंध का। संगठन के लिए बताया गया है योजना अनुसार कार्य का विभाजन करना। और प्रशासन में बताया गया है संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करना। इस तरह से ये प्रबंध का प्रकृति एवं महत्व का पहला पाठ कंप्लीट हुआ। आने वाले वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।